बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म, बलात्कार किया गया और 7 लोगों की हत्या कर दी गई। उसमें 11 लोग सजा पाए हुए थे, आजीवन कारावास, उसके साथ रेप हुआ, जबकि वो 5 महीने की गर्भवती थी। उसके एक बच्चे को उसके सामने पटक के मार डाला गया। राज्य सरकार इस तरह के निर्णय निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं थी। उसने ये कदम फ्रॉड तरीके से उठाया और इसको उसने कहा ये फ्रॉड एक्ट है गुजरात सरकार का। यहाँ तक कोर्ट सख्त दिखी और यहाँ तक कोर्ट ने तमाचा मारा। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र। इस कार्यक्रम ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिल्किस बानो केस की, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हालिया। उसने न्यायपालिका की मजबूती के लिए जहाँ काम किया, या इस जो न्यायपालिका की मजबूती के लिए जो संदेश किया, वहीं अपराध और राजनीतिक सत्ता के गठजोड़ के उस मंशा पे कई सवाल खड़े किए। उन लूप होल्स को खंगाला जो एक समाज में जड़ की तरह से धसे हुए। सबको पता है कि बिल्किस बानो रेप केस, ये जो घटना 3 मार्च 2002 को घटी, जिसमें बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म, बलात्कार किया गया और 7 लोगों की हत्या कर दी गई। उसमें 11 लोग सजा पाए हुए थे आजीवन कारावास की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दी आजीवन कारावास की और वो सजा काट रहे थे। बिल्किस बानो उस राजनीतिक दंगों की शिकार हुई एक महिला थी कि जिसके साथ इतना गंभीर कृत्य हुआ। उसके साथ रेप हुआ, जबकि वो 5 महीने की गर्भवती थी। उसके एक बच्चे को उसके सामने पटक के मार डाला गया। उसके परिवार के 17 लोगों में 7 लोगों की हत्या कर दी गई। उस समूह में 17 लोगों के 7 लोगों की हत्या कर दी गई और कहेंगे कि ये महिला लड़ती रही, अपने खिलाफ हुए अत्याचार को अत्याचारियों को सजा दिलाने की इसने ठानी और पूरी जीवटता के साथ ही लड़ती रही, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी और उनको सजा हुई। इस आजीवन कारावास की सजा पाए मुलजिमों को 14 साल सजा भोगने के बाद जब स्टेट गुजरात की सरकार ने उनको सजा से माफी दे दी, तो फिर इस महिला को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इसने अत्याचारियों को सजा दिलाने की इसने ठानी और पूरी जीवटता के साथ ही लड़ती रही, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी और उनको सजा हुई। इस आजीवन कारावास की सजा पाए मुलजिमों को 14 साल सजा भोगने के बाद जब स्टेट गुजरात की सरकार ने उनको सजा से माफी दे दी, तो फिर इस महिला को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और फिर अपने साथ हुए अत्याचार के खिलाफ फिर से एक बार लड़ना पड़ा। कहा तो ये जाए कि ये महिला उम, अपने साथ हुए अत्याचार के साथ कई बार लड़ी, निरंतर लड़ी और बार-बार लड़ी। सजा दिलाने के बाद इसको उस सजा को अंजाम तक पहुँचाने के लिए फिर उसको लड़ना पड़ा और आज 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया जिससे एक बार फिर इस अत्याचार के लिए पाई सजा से जो मुक्त हो गए थे, उनको फिर अब जेल के अंदर जाना पड़ेगा। 2002 की घटना के बाद
ये केस तो देखा जाए तो इतना लचीला और इतना लचर और इतना फैला हुआ है कि इसको आप क्रमवार उससे समझते हैं। 2002 की जब ये घटना है मार्च की, उसके बाद बार-बार कहने के बाद, निरंतर प्रयास के बाद जब कुछ संगठन और सामाजिक लोग खड़े हुए तो इसमें एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद फिर कोई जाँच नहीं हुई, सबूत सबूत को खत्म किया जाने लगा। उस पे ढुलमुल रवैया अपनाया जब स्टेट पुलिस ने, और उसके बाद बिल्किस बानो को धमकियाँ मिलने लगीं, तो फिर बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट गई और वहाँ से अपने केस को दूसरे स्टेट यानी महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र कराना पड़ा। ट्रायल वहाँ हुआ। फिर वहाँ की सीबीआई जब पहले तो ये केस स्टेट के पास था, लेकिन कुछ मानवाधिकार संगठन और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के बाद जब ये केस सीबीआई को गया, तो सीबीआई का ट्रायल महाराष्ट्र में हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे संभव नहीं है, विक्टिम को, पीड़ित को ये लगा। सीबीआई की विशेष अदालत अदालत ने 3 जनवरी 2008 को इस कांड का इस कांड में दोषियों को सजा पहली बार दोषी पाया और पहली बार 11 लोगों को दोषी ठहराया, और जिसमें उस न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2008 के बाद 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन 11 लोगों की सजा को बरकरार रखा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी वही डिसीजन हुआ, और ये लोग सजा भुगत रहे थे, 11 के 11 लोग। इस केस में एक बार ये केस खत्म हो गया था, लगभग ये समझिए कि दब गया था। लेकिन इसमें एक फिर नया मोड़ उस समय आया, जब 8 जनवरी 2023 को इन सजा पा रहे 11 लोगों में से एक राधे श्याम शाह सुप्रीम कोर्ट गया और कहा, साहब अब हमको माफ़ी दे दो, अब हमको पर्याप्त सज़ा मिल गई है, हमारा चाल-चलन भी अच्छा है और हमको माफ़ी दी जानी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट सरकार यानी गुजरात राज्य को कहा कि ये तो इस पे तो फैसला स्टेट ले सकता है, इस तरह के अ, गंभीर क्राइम में सज़ा आजीवन या मृत्युदंड या आजीवन सज़ा याफ्ता पाए कैदी को हमारे पास तो कोई व्यवस्था नहीं कि हम उसको माफ़ी दे पाएँ, माफ़ी दी जाए। इसका फैसला राज्य सरकार ही ले सकती है, और राज्य सरकार से कहा कि भई इसके मामले में एक डायरेक्शन दिया राज्य सरकार को, भई इनके मामले में आप देखिए कि क्या हो सकता है। राज्य सरकार ने एक आनन-फानन में कमेटी बनाई और उसमें इनके चाल-चलन और चरित्र को ठीक बताते हुए कि इनके सुधारात्मक रवैया इन लोगों ने अपनाया है, तो ये माफ़ी योग्य हैं, और 11 के 11 लोगों को माफ़ी 15 अगस्त 2023 को दे दी गई। एक बार न्याय फिर मर गया, जो पीड़िता लगातार गुजरात से लेके और महाराष्ट्र तक बार-बार न्याय के लिए कोर्ट का चक्कर लगा रही थी, और जहाँ उसको कहीं न कहीं न्याय मिल भी रहा था, जिसकी जो जो कि एक स्टेट का काम होता है कि स्टेट उसमें न्याय करे, लेकिन न्यायालय ही कर रहा था और पीड़िता लड़ रही थी। एक बार फिर न्याय मिला और उन 11 के 11 लोगों को बाहर क भेज दिया गया। यही नहीं, स्टेट का रवैया ये कि जब वो बाहर आए तो उनका स्वागत किया गया, क्योंकि ये राजनीतिक स्थितियाँ थी, चुनाव सिर पे था। लेकिन बिल्किस बानो यहीं नहीं रुकी, उसने इस रिहाई के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया,
और कहा हुजूर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, ये तो छोड़ दिए गए, हमारा क्या होगा? बिल्किस बानो की चुनौती फिर स्वीकार की गई और उस समय वो बेंच थी जस्टिस जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की, जिसने कहा जिनके समक्ष ये केस सूचीबद्ध हुआ और ये हुआ कि नहीं अब ये इस पे इस पे जाँच होनी चाहिए और इसकी सुनवाई होनी चाहिए। जस्टिस जोसेफ वो चाहते थे कि हमारे रिटायर होने से पहले इस केस में हियरिंग हो जाए, क्योंकि हमारे सामने ये सूचीबद्ध हुआ है तो हम इसमें शामिल रहें और इस पे डिसीजन कर पाएँ। लेकिन हियरिंग उतनी नहीं हो पाई और जब तक जस्टिस जोसेफ रिटायर हो गए। इसके बाद नई बेंच आई जिसमें जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइया की बेंच आई और जिन्होंने 11 दिन की सुनवाई के बाद 12 अक्टूबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। अब वही फैसला 8 जनवरी 2024 को आया, जिसमें गुजरात सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया गया, जिसमें चाल-चलन सुधरने की बात कह के स्टेट गवर्नमेंट ने उन 11 बलात्कार की सजा पाए मुजरिमों को छोड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक ओर अपनी भूल को तो स्वीकारा और कहा कि हमसे तथ्य छुपाए गए और तथ्यों को छुपा के स्टेट सरकार ने इस मामले में दोषियों को छुड़वाया। उनके इस कार्य के लिए माननीय न्यायालय ने यहाँ तक कहा कि ये काम गुजरात सरकार का धोखाधड़ी वाला है और कहा राज्य सरकार को इस तरह के राज्य सरकार इस तरह के निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं थी। उसने ये कदम फ्रॉड तरीके से उठाया और इसको उसने कहा ये फ्रॉड एक्ट है गुजरात सरकार का। यहाँ तक कोर्ट सख्त दिखी और यहाँ तक कोर्ट ने तमाचा मारा और कहा कि राज्य सरकार 2 हफ्ते के अंदर इन अपराधियों को वापस सरेंडर कराए। तो कोर्ट ने ये भी कहा कि जहाँ तक ये एक्ट सरकार का जो गलत है, जो फ्रॉड एक्ट है, उसको फ्रॉड कहा और ये भी कहा कि कोर्ट ने जो पूर्व में माना था 13 मई 2022 का आदेश, जिसमें ये कहा गया था कि सरकार निर्णय ले सकती है और सरकार इस मामले को देखे, वो सही नहीं था। क्योंकि सरकार को फैक्ट बताए नहीं गए थे, क्योंकि गुजरात सरकार अपनी ओर से ये सुनवाई कर रही थी, जबकि ये ट्रायल महाराष्ट्र में हुआ था और इसकी सुनवाई करने के लिए तो सक्षम महाराष्ट्र सरकार थी। वहाँ सुनवाई के लिए नहीं गया, ये गुजरात सरकार ने खुद ही सुन लिया और खुद ही उनको कैदियों को रिहा भी कर दिया। इसी चीज को कोर्ट ने फ्रॉड माना, गुजरात सरकार के एक्ट को फ्रॉड माना और कहा गुजरात सरकार सक्षम नहीं थी, उसको ऐसा सुन उसको वो सुनने के लिए सक्षम नहीं थी। उसने हमको भी अंधेरे में रखा, तो इस तरह से एक बार फिर न्याय, मरता हुआ न्याय जिंदा होते दिखा और सुप्रीम कोर्ट ने फिर चीजों को निरीक्षण किया, संज्ञान लिया और पीड़िता जो कि बार-बार जाँच से लेके एफआईआर से लेके और सजा कराने तक और सजा कराने से के बाद मुल्ज़िमों को ढील देने के बाद पुनः जेल के भीतर अंदर डलवाने तक के लिए संघर्ष करती रही और लड़ती रही। वो एक नज़ीर बनेगी भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में और सरकारों को चरित्र भी उजागर होता है कि सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए किस तरह के कार्य कर जाते हैं, जो कि एक दागनुमा
दाग छोड़ के जाते हैं दामन पे, न्याय व्यवस्था के दामन पे भी दाग लगाते लग जाता है, इस राजनीतिक की सड़ांध में, व्यवस्था की सड़ांध में। अगर ये महिला अब कहते तो क्या कहा तो ये जाता है कि जब कोई क्राइम होता है, तो विक्टिम के साथ सरकार खड़ी होती है। सरकार स्टेट स्टेट बनाम जब कोई बड़ा क्राइम होता है, तो स्टेट खुद लड़ती है, विक्टिम की तरफ से। कोई भी केस होता है, सरकार बनाम अपराधी लिया जाता है नाम। क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट का काउंसिल खड़ा होता है, गवर्नमेंट उसको सज़ा दिलाती है और जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होती है, वो पूरी जाँच करके और उसमें चार्जशीट करती है, उसके बाद स्टेट पैरवी करता है और उस अपराधी को जो कोई भी क्राइम होता है तो उसको ये माना जाता है कि ये समाज के प्रति अपराध है, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, समाज के प्रति अपराध, इसलिए सरकार खड़ी होती है। लेकिन यहाँ तो विक्टिम ऐसा लगता है कि कोर्ट में गुहार लगा रहा था और स्टेट जिसको कि केस लड़ना चाहिए, जिसकी ज़िम्मेदारी सज़ा दिलाने की होनी चाहिए, वो लगातार विक्टिम को बचा रहा था। वो लगातार गुनहगार को बचा रहा था, जिसका सपोर्ट विक्टिम के प्रति होना चाहिए, ऐसा लगता था कि गुनहगार के प्रति है। जाँच नहीं हो पा रही थी, धमकियाँ मिल रही थीं, सबूत नष्ट कर दिए गए थे। लेकिन विक्टिम बार-बार जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही थी, तो सीबीआई ने जो सबूत इकट्ठे किए, जो बयानात लिए, जो चार्जशीट किया, तो वो जब महाराष्ट्र में केस चला तो वो जाँच एजेंसी अ, इसको न्याय दिलाने में सक्षम हुई और उसको सज़ा मिली। और सज़ा मिलने के बाद भी उसी स्टेट सरकार ने फिर उनको रिहा करा दिया 14 साल के बाद और अपना कहते हैं उसी के बाद चुनाव भी था और अपना राजनीतिक हित होने के लिए बार-बार न्याय को मारा। लेकिन सैल्यूट उस महिला को कि जो बार-बार इतना होने के बाद भी लड़ती रही और उसने अपने हौसले पस्त नहीं होने दिए और उसका संघर्ष का नतीजा कि आज फिर माननीय उच्च न्यायालय और उस महिला जज जस्टिस नागरत्ना की बदौलत ये भेड़िए आज फिर ये बलात्कारी आज फिर जेल के अंदर होंगे, जिनको एक सरकार ने माला पहना के बाहर निकाला। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर हाज़िर होंगे किसी एक ऐसे मसले पर जिसमें ओवरव्यू ज़रूरी है। धन्यवाद।